सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग अबाउट टू टॉक आवर टॉपिक शुद्धिकरण। आज हम आपको इस टॉपिक के अगले फेज पर ले जाएंगे। अब तक हमने इस टॉपिक में पढ़ा संज्ञा संबंधी शुद्धिकरण, सर्वनाम संबंधी शुद्धिकरण, विशेषण संबंधी शुद्धिकरण और क्रिया संबंधी शुद्धिकरण। संज्ञा संबंधी शुद्धिकरण में हमने आपको बताया था कि संज्ञा संबंधी शुद्धिकरण में विशेषकर दो बातों का हमें ध्यान रखना है, या कहें दो प्रकार का शुद्धिकरण पूछा जाता है। नंबर एक, अनावश्यक संज्ञा संबंधी। नंबर दो, अनुपयुक्त संज्ञापद संबंधी। अनावश्यक संज्ञापद संबंधी में ये बोले कि जहाँ वाक्य में दो संज्ञापद ऐसे होते हैं जो किसी एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो वहाँ अनावश्यक संज्ञापद संबंधी अशुद्धि होती है। तब ऐसे वाक्यों को शुद्ध करने के लिए अपन एक संज्ञापद को हटा देते हैं और वाक्य को शुद्ध कर देते हैं। नंबर दो पर था अनुपयुक्त संज्ञापद संबंधी अशुद्धि। जब वाक्य में एक कर्ता पद ऐसा होता है, बोले तो संज्ञापद जो वाक्य के अनुसार उपयुक्त नहीं होता, तब ऐसे उस अनुपयुक्त संज्ञापद को हटा देते हैं, उसके स्थान पर उपयुक्त पद लगा देते हैं और वाक्य को शुद्ध कर देते हैं। नंबर तीन पर नंबर दो पर था सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। मैंने कहा था कि सर्वनामों का कभी कभी प्रयोग अशुद्ध करने से वाक्य में अशुद्धि आ जाती है, तब ऐसे शब्दों का शुद्ध प्रयोग करने पर हमें उनकी शुद्धता का बोध कराना होता है। नंबर तीन पर विशेषण संबंधी अशुद्धि। इस विशेषण संबंधी अशुद्धि में बताया था कि आज तक हम अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका हम गलत प्रयोग करते आ रहे हैं। जब प्रयोग ही गलत करेंगे तो शुद्धिकरण हमारा अशुद्ध हो ही जाता है। ऐसे में हम शुद्ध करने के लिए उचित शब्दों का प्रयोग करते हैं और वाक्य को शुद्ध बना लेते हैं। चौथे बार हमने कहा था क्रिया संबंधी अशुद्धि। दोस्तों, कार्य करने का बोध पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। मैं आपको बता चुका था अपने स्पेशल टॉपिक में, मैंने आपको बताया था। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि को हमने तीन भागों में बांट दिया। नंबर एक अनावश्यक, नंबर दो अनुपयुक्त और एक तीसरा अलग से टॉपिक आ गया था आवश्यक। आवश्यक में कोई भी शब्द गलत नहीं था, कोई भी पद गलत नहीं था, कोई भी हटाना नहीं था, फिर भी अशुद्ध था, अर्थात छूट गए थे कुछ क्रिया। तब ऐसे शब्दों में हम आवश्यक क्रिया को लगा करके और वाक्य को शुद्ध कर लेते थे। आज अपन एक इससे अगले शुद्धिकरण पर चलेंगे और देखना ये शुद्धिकरण है पद क्रम संबंधी अशुद्धि। देखिएगा, इसमें कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं होता, कोई भी गलत नहीं होता, फिर भी हम इन वाक्यों को अशुद्ध बना ही लेते हैं। तब शुद्ध करने के लिए हमें उनका क्रम संयोजन सही करना पड़ता है। इंग्लिश में भी होता है दोस्तों, जैसे हमने ये लिख दिया दिस इज श्याम। अब ये श्याम जो था पीछे का था, पिछोकड़ा था, इसे आगे को हमें लाना था, तो इस तरह लिखना पड़ता दिस इज श्याम। तो एक क्रम संयोजन बिगड़ गया, इसे पद क्रम संबंधी अशुद्धि कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों को अपन शुद्ध करने के लिए उनका क्रम सही कर लेते हैं और वाक्य को शुद्ध बना देते हैं। देखिए उदाहरण, मैं बहुत उदाहरण हूँ आज। हमारे यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। दो उदाहरणों से जुड़ने का प्रयास करता हूं आपसे। हमारे यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। अब देखें, हमारे यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, अर्थात इसके हिसाब से गाय दो प्रकार की हो गई, एक शुद्ध गैया, दूसरी अशुद्ध गैया। तो यहाँ हमें देखना है, गाय शुद्ध और अशुद्ध नहीं होती, गाय शुद्ध और अशुद्ध नहीं होती, घी शुद्ध और अशुद्ध होता है। तो यहाँ हमने क्रम चेंज कर लिया।
पहले वाला बाद में रख लिया, बाद वाला पहले रख लिया। तो यहाँ हमें क्रम चेंज करके वाक्य को शुद्ध करना, ये होता है पद क्रम संबंधी। जैसे हमारी यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। ये आपको देख रहा है, जो चीज जिसके लिए बनाई है ना वो चीज उसके लिए ही लिखनी। अब घी शुद्ध होता है तो गैया शुद्ध होती है क्या? तो हमारे यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। अंडरस्टैंड? आगे देखें दूसरा उदाहरण। देखें हनुमान पक्के राम के भक्त थे। गौर से सुन लिया ना? हनुमान पक्के राम के भक्त थे। देखिएगा, इस बात में कोई शक नहीं है कि हनुमान से बड़ा भक्त भगवान राम का कोई नहीं था। भगवान राम ने भी इस बात को माना है, रामायण में अनेक ग्रंथों में कहा है कि हनुमान से बड़ा कोई नहीं है। जो तो एक भरत को भी कभी कभी माना जाता है। तब देखेंगे यहाँ पक्के राम अर्थात दो राम हो गए, एक तो कच्चा राम और एक पक्का राम। इस हिसाब से हनुमान पक्के राम के भक्त थे, इस हिसाब से दो राम हो गए। एक तो हुआ कच्चा राम और दूसरा हो गया पक्का राम। तो यहाँ हनुमान जी कच्चे राम के भक्त नहीं थे, पक्के राम के भक्त नहीं थे, राम के पक्के भक्त। तो यहाँ जो शब्द पहले आना चाहिए था वो तो आ गया पीछे, और जो शब्द पीछे आना चाहिए था वो शब्द आ गया पहले। तो हमें यहाँ शब्दों का फेर बदल करना है। क्या करना है? फेर बदल, और वाक्य को शुद्ध बना देना है। देखिए एक उदाहरण, तीसरा देखें। श्रीकांत जी को काट कर सेब खिलाओ। सेब खिलाओ। अब देखो साहब, यहाँ इस हिसाब से दिए ऐसा लग रहा है पहले तो श्रीकांत जी को काटो, काट लिया, फिर उनको क्या खिलाओ? सेब खिलाओ। अरे भाई, ये कोई श्रीकांत जी काटने की चीज है क्या? काटने की चीज क्या है? सेब। तो यहाँ जो पहले आना चाहिए था वो तो आ गया पीछे, और जो पीछे आना चाहिए था, बोले तो बाद में आना चाहिए था, वो आ गया पहले। तो हमें यहाँ वही काम करना है कि जो पहले आ रहा है उसे तो हमें बाद में लाना है, और जो बाद में आ रहा है उसे हमें पहले लाना है। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? श्रीकांत जी को सेब काट कर खिलाओ। कभी कभी एक उदाहरण ऐसा भी आया, इस लड़के को छीलकर केला खिलाओ। अब ये बात आ सकती है केला छील के खाई जाती है, कुछ सारी थोड़ी खाई जाएगी, इसका मतलब सही है? अरे भैया, कोई यहाँ से हिसाब नहीं होगा। पहले लड़के को छीलो, लड़के को छीलने के बाद उसे क्या खिलाओ? केला खिलाओ। तो ये तो सेंटेंस ही बदल गया। यहाँ भी देख, क्रम चेंज, पद क्रम चेंज। कैसे? इस लड़के को केला छील कर खिलाओ, इस तरह आना चाहिए था। तो यहाँ ये कैसे हुई? पद क्रम संबंधी। काफी उदाहरण लिखने, अभी ऐसे नहीं, आपको काफी उदाहरण इसमें लिखने हैं। देखो क्या, और देखना
वर्षा छोड़ो इसको। छात्रों ने अध्यापक को एक फूलों की माला पहनाई। यह मैं एक दूसरा उदाहरण ऐसे लिख दूँ, उसने उसकी लाठी से पीट कर हत्या कर दी। देखिए सर, हाँ, छात्रों ने अध्यापक को एक फूलों की माला पहना। अरे भाई साहब, माला एक फूल की नहीं होती, ग्रुप ऑफ सेंटेंस फ्लावर होता है। फूलों का एक समूह होता है, अनेक फूल। अब ये फूल अनेक प्रकार के भी हो सकते हैं, काइंड्स ऑफ फ्लावर, या सिंगल इंडिविजुअल फ्लावर भी हो सकता है। बोले तो गेंदा की माला ऐसे भी हो सकती है। तो छात्रों ने अध्यापक को एक फूलों की माला पहनाई। भाई साहब, यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जो पीछे आने चाहिए थे वो पहले आ गए, और जो पहले आना चाहिए था वो पीछे आ गए। तो शुद्धिकरण अशुद्धिकरण में बदलना वाजिब है। तब ऐसे में हम क्या करेंगे, देखें, अपन यथासंभव जहाँ तक कोशिश होगी उनका क्रम संयोजन सही करेंगे। छात्रों ने अध्यापक को छात्रों ने अध्यापक को, अब देखें यहाँ तक तो आ गया। अब ये मिस्टेक आ रही है यहाँ पे, कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। फूलों की काय की माला पहनाई, फूलन की कैप पहनाई, एक माला पहना। अब ये है शुद्ध, ये क्या है, शुद्ध। अब देखो यहाँ इसमें क्या आ रहा है, उसने उसकी लाठी से, अब ऐसा लग रहा है कि उसने उसी की लाठी से पीट करके क्या कर दी, हत्या कर दी। नो, देखिए, उसने लाठी से पीट कर उसकी हत्या कर दी। आगे ना मैं ये ऐसे लिख दूं, उसके ट्रक से कुचले जाने पर उसकी हत्या होगी। उसके ट्रक से कुचले जाने पर हत्या हो गई। अर्थात ऐसा लगा है कि उसी के ट्रक से, तो यहाँ पहले आगे पीछे जाएगा, ट्रक से कुचले जाने पर उसकी, अब ये यहाँ उसकी हत्या हो। इस तरह हमें क्रम संयोजन देखना पड़ता है। काफ़ी उदाहरण है, जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, जब आपको पूरा स्पेशली उदाहरणों का एक पूरा का पूरा दिन या एक पीरियड लेंगे, तब अपन उसमें उदाहरण देंगे, तब हमें ये शुद्ध करना। तो देखें, जो चीज़ पहले आई थी वो पीछे लिख दी, और जो पीछे आई थी वो पहले लिख दी। इस तरह अशुद्ध हो जाता है वाक्य, और इसे क्रम संयोजन या पद क्रम संबंधी अशुद्धि की कैटेगरी में रख लेते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पहले एक छोटी सी स्टेप ले लें,
छोटे छोटे जब स्टेप से खत्म हो जाएंगे तब अपन बड़े स्टेप पे चलेंगे। देखिए कभी कभी ना कारक संबंधी अशुद्धि भी आ जाती है। कारक संबंधी अशुद्धि किस तरह होती है? देखिएगा, जो कारकों के परसर्ग है ना, जिन्हें अपन विभक्ति कारक चिन्ह कहते हैं, अब आना चाहिए कर्ता का आ गया कर्म का, आना चाहिए करण का आ गया संप्रदान का, आना चाहिए अधिकरण का दे गया संबंध का। तो इस तरह वह वाक्य में क्या आ जाती है? अशुद्धि आ जाती है कि वाक्य रचना में कारक चिन्हों का प्रयोग करते समय असावधानी रखने से अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे सभी पुस्तकों को पढ़ते रहो। हमसे ये कहा जा रहा है कि सभी पुस्तकों को पढ़ते रहो, पढ़ते रहे, इनको रहे लिखवा। सभी पुस्तकों को पढ़ते रहे, लेकिन इस तरह नहीं हो गई। सभी पुस्तकें पढ़ते रहे, क्या करते रहे भाई? सभी पुस्तकें पढ़ते रहे। अब मैं यूँ लिख दूँ, जैसे टंकी के अंदर पानी, टंकी के अंदर पानी है। तो टंकी के अंदर पानी है क्या? टंकी में। तो कभी कभी कारक संबंधी अशुद्धियाँ भी वाक्य को बिल्कुल गलत कर देती हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं। 2 नंबर का जो टॉपिक है हमारा ये और शुद्धिकरण में हमें देखना है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं वैसे, लेकिन एक आध और भी देख लेते ना। आइए अब देख लेते हैं लिंग संबंधी। लिंग संबंधी अशुद्धि कैसे होती है दोस्तों? लिंग संबंधी अशुद्धि इस तरह होती है कि जहाँ पुल्लिंग का प्रयोग होना चाहिए तो वहाँ स्त्रीलिंग का हो जाता है, और जहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग करना चाहिए था वहाँ पुल्लिंग का प्रयोग करने से वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि आ जाती है। जैसे मैं ये कहूँ हाथी गन्ना, हाथी गन्ना खाती। देखिए अब हाथी पुल्लिंग है क्या है? बोलो है, तो या क्रिया कैसी आनी चाहिए? पुल्लिंग किसकी आनी चाहिए? पुल्लिंग। तो यहाँ कौन सी शुद्धिकरण है? लिंग संबंधी। तो अपन शुद्ध करेंगे हाथी गन्ना खाता, इस तरह लिखेंगे। जैसे मैं ये कहूँ महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवि थे। आगे जेंडर संबंध, अरे महादेवी वर्मा स्त्री, तो यहाँ ये शब्द कैसा है? पुल्लिंग है, तो यहाँ शुद्धि आगे इससे अपन स्त्रीलिंग नहीं बनाना है। प्रसिद्ध, इससे ध्यान सुनने शब्द को। बहुत बार कंपटीशन के पेपरों में भी ये शब्द शुद्धिकरण में पूछा गया है। कवियत्री, इस तरह लिखना है, इस तरह हमें लिखना है, तब जाकर के हम वाक्य को क्या कर पाएंगे? शुद्ध कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? शुद्ध कर पाएंगे। अब देखो एक और देखते हैं इसमें वचन संबंधी भी कैसे होता है। आपको ये तो पता होगा कि हिंदी में लिंग 2 प्रकार की होती हैं, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। एक नपुंसक लिंग कभी कभी आ जाता है, तो दोस्तों याद रखना कि वो संस्कृत का है। ऐसे ही वचन हिंदी में जो वचन होते हैं, नंबर जिन्हें बोलते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं।
एक वचन और बहुवचन। आपके सर हमने द्विवचन सुना है तो जरूर सुना है, लेकिन वो द्विवचन हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में होता है। तो वचन संबंधी अशुद्धि में क्या होता है कि गलत वचन का प्रयोग करने से, अर्थात जहाँ एक वचन का प्रयोग होना चाहिए था वहाँ हमने बहुवचन का प्रयोग कर दिया, और जहाँ बहुवचन का प्रयोग करना था वहाँ हमने एक वचन का प्रयोग कर दिया, तो जिससे क्या हो जाती है, अशुद्धि हो जाती है। जैसे पेड़ों पर कौवा बोल रहा है। पेड़ कितनी अनेक, तो एक कौवा अनेक पेड़ों पर कैसे बोल जाएगा, ऐसे भी हमें क्या बनाना है, बहुवचन। पेड़ों पर कोई बोल रही है, क्रिया भी बहुवचन की बनानी है। उसकी आँख आंसू बहने लगे। आंसू भी एक आंख से बहता है क्या? अरे आप कहो सर हाँ मेरी आंख में लग गई थी तो मेरी एक ही आंख से पानी आ जाता है, वो अलग बात है। अन्यथा कभी आंसू आएंगे तो दोनों आंखों से आएंगे, उसकी आंखों से। आंसू बहने लगी। अब मानो मैं एक उदाहरण ऐसे लिखूं, उसकी भुजा घुटना तक यहाँ भी वचन देखो, भुजा, एक भुजा होती है कि लंबी, हुआ बबाद होते हैं जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी, जिसे आजानु बाहु कहते हैं, अलग बात होती है। लेकिन नॉर्मल वे में भुजाएं दोनों ही होती है। तो फिर वही प्रयोग करिए अपन ऐसे, जैसे उसकी भुजाएं इस तरह वचन संबंधी अशुद्धि का समावेश पाया जाता है। देखिएगा अब मैंने अब आपको यहाँ शुद्धिकरण में काफ़ी चीज़ें बताई। एक बार अपन आगे टॉपिक पर जाने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा और देख लें। हमने देखो क्या क्या बताया, 3 प्रकार का शुद्धिकरण बताया था, जिसमें नंबर 1 विराम चिन्ह संबंधी, नंबर 2 वाक्य संबंधी, नंबर 3 था वर्तनी संबंधी अशुद्धि। अब सबसे पहले अपन दोबारा से चलते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धि। कहाँ चलते हैं? संज्ञा संबंधी अशुद्धि। संज्ञा नाम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नाम को। 3 प्रकार की बताई थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक 2 प्रकार की, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। संज्ञा संबंधी अशुद्धि 2 प्रकार की बताई थी। एक तो बताई थी अनावश्यक संज्ञा पद संबंधी, और दूसरी बताई थी अनुपयुक्त संज्ञा पद संबंधी। नंबर 2 पर आए थे अपन सर्वनाम। सर्वनामों का उचित प्रयोग न होने से। और तीसरी फिर आई थी अपन विशेषण। शब्दों का
गलत प्रयोग करने पर। चौथे पर आए थे अपन क्लियर, किस पर आए थे क्लियर, 3 प्रकार की बताए अनावश्यक क्रियापद, अनुचित क्रियापद संबंधी, और तीसरा आया था आवश्यक क्रियापद संबंधी, आवश्यक क्रियापद संबंधी अशुद्धि हो गए। अब देखिएगा 5वें पर हमने दिया था पदक्रम संबंधी। इस तरह हमने आज आपको कंप्लीट रूप में बताया। अब अगले टॉपिक में हम आपको लिए चलेंगे, इससे बहुत ही रिलेटिव है, कर्ता कर्म संबंधी अशुद्धि। मैं आज कहूँ तो वो टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा और बीच में वो टॉपिक छूट जाएगा, फिर आपकी समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए आज के टॉपिक को हम यहीं विराम देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने टॉपिक पर इतिश्री करते हैं। धन्यवाद।